उर्वी, जो कि हमेशा ही फोटोज खींचने में नंबर 1 रहती थी, इस वक्त चुपचाप बैठी हुई थी। और आखिर में सुरभि आंटी और नैना के फोर्स करने पर उर्वी पुष्कर के साथ केवल 2 फोटोज ही खींच पाई। रात के 10 बजे तक उन लोगों ने काफी सारी बातचीत की और तब सुरभि आंटी और बाकी लोग वापस जाने लगे। अचानक ही उर्वी पुष्कर के पास आई और बोली, पुष्कर, कॉलेज में रजिस्ट्रेशन की डेट 24 तारीख की है, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? पुष्कर ने तुरंत बिना किसी हेजिटेशन के कहा, नहीं, मैं उससे 2 दिन पहले ही जा रहा हूं, मुझे कुछ काम है वहां पर। यह सुनकर उर्वी का चेहरा फीका पड़ गया। वैसे तो उर्वी पुष्कर से पूछने वाली थी कि पुष्कर जल्दी मुंबई क्यों जा रहा था, क्योंकि वो चाहती थी कि पुष्कर उसके साथ ही जाए। लेकिन पुष्कर के ऐसे जवाब की वजह से उर्वी चुपचाप मुड़ी और अपनी गाड़ी में बैठकर अपनी फैमिली के साथ चली गई। पुष्कर घर से बाहर आकर तारों भरे आसमान की ओर देखने लगा। इस वक्त पुष्कर को बहुत खुशी हो रही थी कि आखिरकार उसका सपना पूरा होने वाला था। कुछ ही दिनों बाद पुष्कर मुंबई के लिए रवाना हो गया। बॉस, तुम आ गए, वेलकम टू मुंबई। एयरपोर्ट पर रमणीक एग्जिट के पास खड़े होकर पुष्कर को बाहर आते हुए देखकर बोला। यह देखकर कि पुष्कर के पास कोई भी लगेज नहीं था, रमणीक काफी परेशान हो गया था कि वह पुष्कर के लिए क्या कर सकता था। पुष्कर ने कहा, और मुंबई में क्या चल रहा है? पुष्कर ने रमणीक को फोन करके बता दिया था कि वह मुंबई आने वाला था और उसे वो चीजें भी इकट्ठी करने के लिए बोल दिया था जो उसे प्रियंका की दवाई के लिए चाहिए थी। वैसे रमणीक, जो कि पहले एक चोर था, अब एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा था। रमणीक ने रिपोर्ट देते हुए कहा, सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल ही है बॉस, सिवाय भाभी के, जो कि दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही है। वैसे आजकल तुम्हारी कंपनी में क्या चल रहा है उस बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि कई सारे लोगों को हायर किया गया है। पुष्कर और रमणीक थोड़ी दूर चलने के बाद एक लग्जरी कार के पास पहुंचे। पुष्कर ने एक नजर रमणीक की ओर देखा और कहा, क्या आजकल तुम्हारी नजर लग्जरी कार्स पर टिकी हुई है? रमणीक ने पुष्कर को कार में बैठने के लिए इशारा किया और कहा, बॉस, ये तो तुम मेरे साथ नाइंसाफी कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसी कार चुराऊंगा? चुरानी ही होती तो मैं कोई सस्ती 2-3 लाख रुपए की कार चुराता। ये कार तो मुझे किसी ने दी है, अब मैं इज्जतदार आदमी हो गया हूं बॉस, चोरी वोरी छोड़ दिया मैंने। पुष्कर धीमे से मुस्कुराया और उस बात को वहीं छोड़ दिया। पुष्कर ने कई सारी चीजों की जिम्मेदारी रमणीक के हाथों में सौंप रखी। अब क्योंकि कॉलेज स्टार्ट होने ही वाला था, इसलिए पुष्कर को अपना सारा ध्यान वहीं देना था। पुष्कर कॉलेज एडमिशन होने से 2 दिन पहले ही मुंबई आ गया, क्योंकि वह जानता था कि प्रियंका के शरीर में अचानक ठंडा पड़ जाने की वो बीमारी वक्त से पहले आ चुकी थी। इसलिए पुष्कर को प्रियंका की उस बीमारी को जड़ से ठीक करने के लिए कुछ खास इंग्रेडिएंट चाहिए थे। और पुष्कर जानता था कि रमणीक मुंबई में हर तरह के लोगों को जानता था, और रमणीक ने वो फ्लावर भी ढूंढ लिया था जो पुष्कर ने उसे ढूंढने को कहा था। रमणीक ने तुरंत कहा, बॉस, वो तुषार फूल तो मुंबई के एक्सपो गार्डन में है। वो तो तुमने कहा था कि उस फूल को ऐसे तोड़कर नहीं ला सकते, इसलिए मैं चोरी करके, मेरा मतलब है खरीद कर उसे नहीं लेकर आया। इसके अलावा तुमने जो पत्थर ढूंढने के लिए कहा था वो भी मुझे मिल गया, लेकिन एक लड़की है, वो पत्थर उसके पास है और वो बार बार पैसे बढ़ाती जा रही है। अब वो कह रही है कि उसे उस पत्थर के 50 लाख रुपए चाहिए। इतने रुपए तो बॉस बैंक में भी नहीं होते होंगे। अब तुम बताओ बॉस, पहले कहां जाना है? पुष्कर ने कहा, चलो पहले एक्सपो गार्डन चलते हैं, उसके बाद वो पत्थर भी खरीद लेंगे। पुष्कर जानता था कि वो पत्थर बहुत ही रेयर था। हालांकि पुष्कर को यह भी पता था कि उसकी कीमत 50 लाख से ज्यादा नहीं थी, लेकिन पुष्कर के लिए पैसों की उतनी कीमत नहीं थी जितनी प्रियंका की जान की कीमत थी। रमणीक ने किसी को फोन मिलाते हुए बोला, ठीक है बॉस, मैं जल्दी से अरेंजमेंट कर देता हूं। वह दोनों उस लग्जरी कार में बैठकर तुरंत सीधे एक्सपो गार्डन की तरफ चले गए। यह एक्सपो गार्डन एक प्राइवेट बंगले में था और इसका ओनर बहुत ही इज्जतदार और जाना माना आदमी था। बाहर के लोगों को तो अंदर आना भी अलाउड नहीं था, लेकिन रमणीक के पास बहुत सारी ट्रिक्स और टेक्निक्स थी, जिसकी वजह से उसने पता लगा लिया था कि अंदर वह फ्लावर मौजूद था। बंगले के सामने के गेट पर पहुंचने के बाद पुष्कर को भी महसूस हुआ कि जरूर इसका मालिक बाकी के अमीर लोगों के मुकाबले काफी अलग था। बंगले के एंट्रेंस पर जो भी सजावट की चीजें थी वो सभी एंटीक्स थी, और तो और एंट्रेंस पर 2 बड़े बड़े लकड़ी के बने दरवाजों पर एक कपलेट भी खास तौर पर तराशा गया था। उन कपलेट्स के डिजाइन की कैलीग्राफी को देखकर ऐसा लग रहा था
जैसे कि दो जानवर एक दूसरे से लड़ते हुए नाच रहे हों। जैसे ही पुष्कर ने डोरबेल बजाई तो दरबान ने आकर पूछा, क्या तुम लोगों का मिस्टर सुधाकर के साथ कोई अपॉइंटमेंट है? इस दरबान ने कपड़े इस तरह पहने हुए थे जैसे प्राचीन काल के किसी राजा महाराजा के दरबार में किसी सिपाही के कपड़े हों। कई लोगों को तो गार्ड की ऐसी कॉस्ट्यूम देखकर ऐसा भी लगता था कि यहां कोई शूटिंग चल रही थी। नहीं, हम ऐसे उनसे मिलने आए हैं, तुम अंदर जाकर हमारा मैसेज दे दो, रमणीक ने कहा और तुरंत उस दरबान के हाथ में एक लाल रंग का लिफाफा पकड़ा दिया। लेकिन दरबान ने लिफाफा देने से मना कर दिया और गेट के पास बने हुए कमरे में से एक पेन और कार्ड निकालकर उसे भरने की एक्टिंग करते हुए बोला, आप लोगों का नाम क्या है और मिलने का कारण क्या है? अचानक ही पुष्कर ने कहा, रुको, मुझे लिखने दो। पुष्कर ने वो पेन और वो कार्ड दरबान के हाथ से ले लिया और उसके ऊपर एक खास तरह का कपलेट बना दिया। पुष्कर ने उसका फॉन्ट उसी तरह रखा जिस फॉन्ट से दरवाजे पर नक्काशी की गई थी, लेकिन दरवाजे पर की गई नक्काशी के मुकाबले ये कार्ड बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। यहां तक कि दरबान भी ये देखकर हैरान रह गया था। दरबान ने एक नजर पुष्कर को देखा और अचानक ही पुष्कर के लिए उसकी नजरों में इज्जत बढ़ गई और वो बोला, सर बस 1 मिनट वेट कीजिए, मैं अभी सर से कहकर आता हूं। वो दरबान कार्ड लेकर तुरंत अंदर चला गया और थोड़ी ही देर बाद दरबान खुश होते हुए बाहर आया और मुस्कुरा कर बोला, आपको मिस्टर सुधाकर ने अंदर बुलाया है। रमणीक हैरान होते हुए बोला, बॉस क्या टैलेंट है तुम्हारा, मान गए, हम इतनी आसानी से किसी से भी मिल भी सकते हैं। रमणीक कम से कम 5 से 6 बार यहां आ चुका था और हर बार दरबान रमणीक के नाम का एक कार्ड भरता था, लेकिन कभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। पुष्कर ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, ये कोई बड़ी बात नहीं, फिलहाल जो भी तुम्हारे मन में आए तुम वो कर लो। और पुष्कर ये कहकर दरबान के पीछे पीछे अंदर चला गया। रमणीक भी पीछे पीछे हो लिया। अंदर एक बहुत बड़ा एंटीक लिविंग रूम था जहां पर 2 बूढ़े आदमी सूट पहने हुए बातचीत कर रहे थे। अचानक ही पुष्कर बोला, प्रोफेसर तन्मय? पुष्कर को उम्मीद नहीं थी कि यहां पर उसे प्रोफेसर तन्मय मिल जाएगा। दरअसल पुष्कर को प्रोफेसर तन्मय तब मिला था जब उसने एक एग्जीबिशन में हीरा ब्रोकेट्स पेंटिंग खरीदी थी। बाद में जब पुष्कर प्रियंका से मिलने गया था तो वहां पर भी तन्मय मौजूद था। प्रोफेसर तन्मय ने पुष्कर को देखते ही खुशी से खड़े होते हुए जाकर गले लगा लिया और कहा, पुष्कर ये तुम ही हो। जैसी मैंने वह ग्रीटिंग देखा मैं तुरंत समझ गया था ये तुम ही होंगे। इतनी बढ़िया कैलीग्राफी और कोई कर ही नहीं सकता। पुष्कर ने कहा, प्रोफेसर तन्मय बहुत समय बाद मिले। वो भी एक जाने पहचाने इंसान को देखकर खुश था। तभी पुष्कर ने सफेद बालों वाले दूसरे बूढ़े आदमी को देखकर कहा, और आप जरूर मिस्टर सुधाकर होंगे। मैं पुष्कर आपसे बिन बताए मिलने आ गया, उसके लिए माफी चाहता हूं। सुधाकर ने पुष्कर को देखते हुए कहा, कोई बात नहीं है, बैठो। क्या सचमुच तुमने ही ये ग्रीटिंग कार्ड लिखा है? सुधाकर भी पुष्कर की कमाल की आर्टिस्ट्री को देखकर हैरान था। पुष्कर को भी सवाल से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए पुष्कर ने तुरंत पास खड़े एक नौकर से एक राइटिंग ब्रश मंगवाया और तुरंत एक कार्ड पर दोबारा कैलीग्राफी लिखने लगा। जब यह नजारा सुधाकर और तन्मय ने देखा तो उन्होंने तुरंत ताली बजाकर पुष्कर की तारीफ की। वेल वेल वेल, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी कम उम्र का लड़का इतना कमाल का पेंटर होगा। तुम कैलीग्राफी में तो बहुत ही हाई लेवल पर पहुंच चुके हो। सुधाकर उस कार्ड को देखते हुए बोला। पुष्कर यहां पर एक रिक्वेस्ट लेकर आया था, लेकिन उसे इस तरह सीधे रिक्वेस्ट करना अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए पुष्कर बोला, प्रोफेसर तन्मय, लगता है कि आप मिस्टर सुधाकर को काफी अच्छी तरह से जानते हैं। तन्मय ने खुश होते हुए कहा, हाँ, मैं तो सुधाकर को 20-30 सालों से जानता हूं, पर कोइंसिडेंस की बात तो देखो कि हम दोनों तुम्हारी बात कर रहे थे। मुझे अभी भी याद है कि एग्जीबिशन सेंटर पर तुमने वो 2 लाइंस लिखी थी, लेकिन शर्म की बात है कि मैं उन्हें अपने पास नहीं रख पाया। अगर मैं वो कैलीग्राफी सुधाकर को दिखा भी देता तो भी वो मेरी बात नहीं मानता, लेकिन अब देखो तुमने तो उसे स्पीचलेस ही कर दिया। तन्मय पुष्कर की कैलीग्राफी का मुरीद था। पुष्कर भी धीमे से मुस्कुराया और बोला, मिस्टर सुधाकर, मैं इस वक्त आपसे यहाँ कुछ मांगने के लिए आया हूं। सुधाकर ने सबको चाय पीने के लिए इशारा करते हुए कहा, बड़े कमाल की बात है, तुम भी यहाँ मुझसे कुछ मांगने आए हो और मिस्टर तन्मय भी मुझसे कुछ मांगने ही आ रहे हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा छोटा सा गार्डन आप जैसे महान लोग के अटेंशन के काबिल होगा। पुष्कर ने अपना सब्र कायम रखा क्योंकि वह जानता था ये दोनों लोग ही बहुत ही ऊंचे दर्जे के आर्टिस्ट और तहजीब वाले लोग। चाय पीने के बाद पुष्कर ने कहा, दरअसल मैंने किसी से सुना था कि आपके गार्डन में एक तुषार फूल भी है,
मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो फ्लावर आप मुझे दे दें। कोई है जिसकी जान बहुत कीमती है, लेकिन वो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी से जूझ रही है और मुझे तुषार फूल उसके इलाज के लिए चाहिए। सुधाकर ने तुरंत जवाब दिया, तुषार फूल? वो मैं तुम्हें ऐसी फ्री में तो नहीं दे सकता, लेकिन हां, अगर तुम वादा करो कि तुम आगे से मेरे साथ मेरे गार्डन में अपने कैलीग्राफी के एक्सपीरियंस एक्सचेंज करो, तो मैं वो फूल तुम्हें दे सकता हूं। सुधाकर वैसे तो बहुत कम ही लोगों से इंप्रेस होता था, लेकिन पुष्कर की लिखी हुई 2 लाइंस को पढ़कर ही वह समझ चुका था कि पुष्कर कैलीग्राफी के मामले में उसका भी बाप था। सुधाकर जानता था कि अगर उसने पुष्कर से दोस्ती कर ली तो जरूर उसकी कैलीग्राफी में कई गुना सुधार हो जाएगा। पुष्कर को यह मामला कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि एक फूल के बदले वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे कितने वक्त तक सुधाकर के साथ कैलीग्राफी पर चर्चा करनी थी, क्योंकि पुष्कर के खुद के बहुत सारे मिशंस थे और उसके पास समय बहुत कम था। तभी प्रोफेसर तन्मय ने ताली बजाते हुए खुश होकर कहा, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। पुष्कर, तुम तो जानते ही हो कि मुंबई यूनिवर्सिटी 2 दिन बाद नया बैच शुरू करने वाली है और मेरी इंडियन पेंटिंग और कैलीग्राफी क्लासेस भी वहां है, लेकिन मेरे पास कोई प्रोफेसर नहीं है जो इस लेवल के स्टूडेंट्स को संभाल सके। आज मैं यहां आया था ताकि सुधाकर को प्रोफेसर के तौर पर इनवाइट कर सकूं, क्योंकि हमारी स्वदेशी कला को मैं ऐसे ही मरने नहीं दे सकता। वैसे तुम्हें तो याद होगा कि मैंने पिछली बार तुम्हें भी प्रोफेसर बनने के लिए इनवाइट किया था, तो मेरा सजेशन यह है कि पुष्कर, तुम कॉलेज में मेरी कैलीग्राफी प्रोफेसर वाली पोस्ट एक्सेप्ट कर लो। ऐसे में तुम्हें रोज रोज यहां गार्डन में नहीं आना पड़ेगा, और सुधाकर, तुम्हें भी रोज रोज कॉलेज के स्टूडेंट से डील नहीं करना पड़ेगा। सुधाकर तुरंत इस बात से एग्री कर गया, क्योंकि इस डील में हर किसी को फायदा ही फायदा था। पुष्कर ने थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए कहा, प्रोफेसर तन्मय, दरअसल बात यह है कि मैं खुद भी मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा हूं और मुझे नहीं लगता कि मुझे एक ही कॉलेज में स्टूडेंट और प्रोफेसर दोनों ही पोजीशंस पर रहना चाहिए। क्या पुष्कर प्रोफेसर तन्मय का ऑफर एक्सेप्ट कर लेगा? क्या प्रियंका की बीमारी उस फूल से ठीक हो जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर।